अच्छा, अपना बचपन किसको किसको याद आता है। जब हम बच्चे थे तो हमारे कंधों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, वो बर्डन नहीं था, जिनकी वजह से हमको लाइफ स्पेंड करने में दिक्कत होती है। फ्री मूड में, काम मूड में हम जो मर्ज़ी आती खाते, जहाँ मर्ज़ी आती खेलते थे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमारे कंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो शायद हम वो फ्री लाइफ या पीसफुल लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी ही थिंकिंग लिए आज की हमारी पोएम है द लेक आई लव इनिसफ्री। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश ग्रिप। गाइस, वेलकम यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So today's poem is Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats, an Irish poet, and he was one of the secluded poets. Secluded means here ऐसे पोएट्स जो एकांत प्रिय हैं और जिनको भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है, शांति चाहिए होती है लाइफ में, ऐसे पोएट्स को हम सेक्लूडेड पोएट्स बोल सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज अ प्लेस, इट्स काइंड ऑफ आइल विच नेम इज इनिसफ्री। आइल मीन्स टापू। ये एक टापू है जिसका नाम है इनिसफ्री और पोएट्स वहाँ रहना पसंद करते हैं। ही इज़ बीइंग नॉस्टैल्जिक हियर। नॉस्टैल्जिक इन सेंस कि वो पुरानी यादों में खो रहे हैं, अपने बचपन को याद कर रहे हैं और वो एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना चाहते हैं। ही इज़ सर्चिंग, ही इज़ इन सर्च ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हियर। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा। So basically the poem divided in 3 stanzas, and the very first lines are, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live along the bee loud glade. Let's see the tough words of this stanza. Arise means stand up, cabin means room, wattles means twisted sticks for making fences or walls, glade means clearing or open space, bee loud means buzzing sound of bees. So in very first stanza, poet said that he want to go to Innisfree right away. क्यों कि Innisfree में जाके उन्हें अपने बचपन के दिन वापस जीने हैं। वो पल जो उन्होंने बहुत खुशी से बिताए थे, शांति से और एक काम एटमॉस्फेयर में बिताए थे, वो अब दोबारा बिताना चाह रहे हैं। ही विल मेक हिज ओन कैबिन देयर। और वो कहते हैं कि वहाँ वो अपना एक कैबिन बनाएंगे, यानी रूम बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? विथ क्ले एंड वॉटल्स। क्ले मीन्स मिट्टी एंड वॉटल्स मिट्टी की छपाई करके, एंड वॉटल्स मीन्स होती हैं कुछ ऐसी मुड़ी हुई स्ट्रिक्स होती हैं जिनको लगा के हम झोपड़ी को छाते हैं। आपने झोपड़ी देखी, हट मीन्स झोपड़ी। तो हम जब छप्पर टाइप का बनाते हैं तो वही पोएट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे एक झोपड़ी बना के, एक कमरे की झोपड़ी बनाऊँगा और उसमें रहूँगा। एंड ही विल ग्रो 9 बीन रोज देयर। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो सेम की 9 कतारें उगाएंगे फ्रॉम हनी बी। मीन्स वहाँ पे एक छत्ता भी लगाएंगे हनी बी का, या कोई ऐसा छत्ता ढूंढेंगे जिससे उन्हें हनी मिल सके, तो ये उनका भोजन हो जाएगा। वहाँ पे रहने के लिए उनकी झोपड़ी हो गई। इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा ही इज टेलिंग, आई विल लीव अलोन इन द बी हाइव ग्लेड। मीन्स वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा और मुझे बीज की बजिंग साउंड की नॉइज़ सुनाई देगी जो मुझे म्यूजिक की तरह लगेगी, क्योंकि बजिंग का इतनी वहाँ पे शांति रहेगी, इतना पीस रहेगा, इतनी ट्रैंक्विलिटी रहेगी कि उनको बीज की भी जो मधुर आवाज़ है वो सुनाई देगी। और बी की मधुर आवाज़ को सुन के अपना भोजन करेंगे और अपने कमरे में रहेंगे। And I shall have some peace there, for peace comes dropping from the vales of morning, from where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple gloom, and evening full of the linnet wings. Let's see the tough words of this stanza. Veils means ghungat, a piece of fine material worn by women to protect or hide the face. Cricket, an insect related to the grasshopper but with shorter legs. Linnet, a small brown and grey bird with a short beak. Glimmer means something which is shining. So in the second stanza, poet is telling that I shall have some peace there. Means मैं वहाँ पे शांति को प्राप्त करूँगा। I will have some peace. And for peace comes dropping. means धीमे धीमे मुझे वहाँ शांति की प्राप्ति होगी,
ये जो शोर शराबे से भरी हुई ज़िंदगी थी, इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं वहाँ पे शांति से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेव्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट सिंग्स एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेव्स ऑफ मॉर्निंग, a very beautiful scenario he is presenting here. He is telling that dropping from the waves of morning means morning is she is covering a waves. Metaphorically he is telling that सुबह ने एक वेल्स यानी घूंघट ले लिया है। नाउ घूंघट किस चीज़ का? इट्स अ वेल्स ऑफ द क्लाउड, मीन्स बादलों को उन्होंने बताया है कि बादल एज अ वेल्स हैं, एज अ घूंघट है, और वो घूंघट किसने ओढ़ लिया है? सुबह ने, जिसके कारण सुबह सही से हमको दिखाई नहीं दे रही है, और बादलों के आच्छादित होने के कारण वो बहुत ही काम एंड पीस एटमॉस्फेयर बन गया है, और ऐसी सुबह मुझे धीमे धीमे शांति प्रदान करेगी। ऐसी सुबह जो बिल्कुल ताज़ी बादलों से घिरी हुई है, और ऐसे में जब क्रिकेट सिंगिंग कर रहे हैं तो उसका फुल एंजॉय करेंगे। Here the poet is explaining that kind of cricket which has a short legs and it's a male cricket which produce a musical sound, the midnight glimmer and noon a purple glow. अब वो कह रहे हैं कि रात में तारों की जगमगाहट से पूरा आकाश भर जाएगा, और मैं खुली आकाश में आराम से उसका नज़ारा लूँगा। मुझे ऐसा फील होगा कि अब मैं एक क्लीन स्काई में आ गया हूँ, जहाँ मुझे सही से इसकी ग्लिमर्स दिखाई दे रही है, इसकी जगमगाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सिटी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और वहाँ पे इतना क्लीन स्काई देखना मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि वो नेचर के, प्रकृति के पास रह के और खुले आकाश में, रात में प्रकृति के पास रह के खुले आकाश में सभी तारों को एक साथ देखेंगे और उसका आनंद लेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और ये एक पर्पलिश नून रहेगी। जब हम जंगल में रहते हैं या प्रकृति के बीच में रहते हैं तो वहाँ पे धूप बहुत ही गुनगुनी सी फील होती है, क्योंकि वहाँ पौधों की हवा प्लस धूप मिलके एक बहुत ही सुकून देता है ज़िंदगी को, एक बहुत ही सुकून देता है लाइफ को, खुद को बहुत अच्छा फील होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में रह के। एंड ही इज़ टेलिंग देयर विल बी फ्लॉक ऑफ द लिनेट बर्ड्स, मीन्स वहाँ पे बहुत सी लिनेट बर्ड्स सब जगह अपनी उड़ान भरेंगी, और आकाश में मैं उनका नज़ारा लूँगा शाम के समय। तो उन्होंने यहाँ चारों पहर का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सुबह के टाइम वो मॉर्निंग को ऐसे देखेंगे जैसे कि उसने घूंघट ओढ़ रखा है, फिर दोपहर में वो देखेंगे कि ये गुनगुनी सी धूप है या पर्पलिश नून है, इवनिंग में वो लिनेट बर्ड्स को देखेंगे, रात में वो तारों को देखेंगे। यानी ऐसे उनका पूरा दिन जाएगा, और इस प्रकार से वो एवरी डे नेचर को एंजॉय करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट। I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in deep heart score. So let's see the tough words of this stanza. Night and day, all the time. Lapping, striking. Heart score, the innermost part of heart. So in third stanza he is telling, I will arise and go now for all night and day, means all the time I will go for all the time. All night and day means हमेशा के लिए मैं वहाँ चला जाऊँगा। I hear the lake water lapping with low sound, means lake water lapping, lapping means striking, is kind of sound which get produced because of the water. So now he is telling कि टकरा के जो साउंड प्रोड्यूस होता है लेक के वाटर का साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो मुझे अभी भी सुनाई देता है, चाहे मैं किसी रोड पे खड़ा हूँ या किसी पेवमेंट पे खड़ा हूँ। पेवमेंट मीन्स ऐसी रोड जो साइड में चलने के लिए बनी होती है। आई ऑलवेज हियर द साउंड ऑफ लेक वाटर लैपिंग, मैं हमेशा वाटर की लैप करने की आवाज़ सुनता हूँ। आई हियर इट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, मीन्स मैं दिल के उस हिस्से में, बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में इसको महसूस करता हूँ। ये ध्वनि जो मुझे आज तक मेरे कानों में गूंज रही है, वो मैंने बचपन में सुनी थी, वो मुझे मंत्रमुग्ध करती है। आई गेट रैप्चर, आई गेट mesmerized because of this beautiful sound, this musical tune, and I feel like to go there. So these all things attracted him, these all things caused him to go to the nature.
सो फाइनली पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बचपन में व्यतीत की थी, ये सभी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं फिर से, और मैं ये ज़िंदगी की भाग दौड़ से दूर जाना चाहता हूँ, लोगों के बीच से हटना चाहता हूँ, ऐसे इलाके में रहना चाहता हूँ जहाँ मुझसे कोई ज़रा भी बात करने वाला ना हो, केवल नेचर और नेचर में रहने वाले जीव जंतु ही हों, जिनके साउंड का मैं फुल आनंद ले पाऊँ, मैं उस ब्यूटी को एंजॉय कर पाऊँ जो हमें प्रकृति ने दी है। दैट्स व्हाट पोएट इज़ टेलिंग इन दिस पोएम। हमने लाइन बाय लाइन इसकी समरी देखी, पोएम की थीम क्या थी ये भी देखा, और साथ ही साथ हमने जाना कि इसमें क्या टफ वर्ड्स थे। So this was the full summary of the poem. I hope you would have enjoyed this, and if you like my video, please like, share and subscribe. I'll be meeting in next video. Till then, take care. Bye.